कुमार पांडे एग्जाम बीट के ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गैस आज हम अपनी क्लास वहीं से शुरू करेंगे जहां पे मैंने पिछली क्लास को समाप्त किया हुआ था। और उससे पहले हम आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि जो सीएससी एग्जाम था, यानी कि यूपीएससी का जो सीएससी एग्जाम 2021 में होने वाला था 27 जून को, वो पोस्टपोन हो चुका है। अब वो एग्जाम 10 अक्टूबर को होगा। आयोग ने कहा है कि सारी स्थितियां सामान्य रहीं, हर एक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीएससी एग्जाम 2021 अब जो 27 जून को होने वाला था वो एग्जाम होगा 10 अक्टूबर को। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, और उसके साथ हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे कल हमने ये पढ़ा हुआ था कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र में हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ते हुए ये पढ़ा कि मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो गाइस सबसे पहला टर्म हमें ये समझ में आता है कि आर्थिक गतिविधियां क्या हैं। आर्थिक गतिविधियां, आप कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं भी चले जाइए, इसकी डिफिनीशन मिलना उतना ही इम्पॉसिबल है जैसे कि समुद्र में एक मोती को खोजना या एक बूंद पानी डाल के उसे खोजना। क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं कोई पढ़ाता नहीं है। सबको ये लगता है कि बड़े बड़े कंटेंट दे दो बस, खाली ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, वो ऐसे हुआ, सब कुछ ठीक है ना। तो लेकिन हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि हम उन सभी छोटी छोटी बातों को कवर करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपका जो एग्जाम होगा, जिसमें आप बैठेंगे, उस एग्जाम में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आ पाए और उस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप तत्क्षण, क्योंकि समय बहुत कम होता है, हल करने में सक्षम हो सकें। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे आर्थिक गतिविधियां। तो कल एक टर्म हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पिछली क्लास में हमने अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ते हुए ये पढ़ा था कि मानव की सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो उसमें एक टर्म आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये जरूरी है। तो आर्थिक गतिविधियां, तो हम ये देखते हैं कि वे सभी गतिविधियां जिसमें क्या होता है, धन लगा होता है, वे क्या कहलाती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। यानी कि वे सभी गतिविधियां जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है ना, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, अगर उसमें धन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है तो वो किसमें शामिल होगा, आर्थिक गतिविधियों में। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके इसे समझने का प्रयास करें तो जैसे आप किसी बैंक में नौकरी करते हैं या आप कहीं टीचर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हैं, वहां से पैसा ले रहे हैं, यानी कि पैसा लगा। पैसा लगने का मतलब क्या है कि वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल होगा। आप खेती कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन होगा, आप उन फसलों अनाज को बेचेंगे, उससे आपको पैसा मिलेगा, फिर आप दूसरी बुआई की प्रिपरेशन करेंगे, फिर क्या हुआ, वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल किया गया उसे। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हम मंदिर जाते हैं या हम मस्जिद जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ एक चीज को छोड़कर एक ऐसी कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है, उस कंडीशन को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि कहां तक विस्तृत है। ठीक है ना। तो और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है आपकी प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, अगर आप किसी मंदिर मस्जिद कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, केवल और केवल प्रार्थना, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल प्रार्थना करना, यहां तक कि आप फूल खरीदते हैं, प्रसाद खरीदते हैं, अगरबत्ती खरीदते हैं,
उन सब में आपका पैसा लग रहा है और वो सभी क्या किसमें शामिल हो जाएंगे, आर्थिक गतिविधियों में वो सभी तथ्य शामिल हो जाएंगे, वो सभी स्थितियां जो हैं वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो जाएंगी। ठीक है ना। चलें अब थोड़ा सा हम आगे। तो हम अब पढ़ेंगे उत्पादन के कारक कि उत्पादन के कारक क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्पादन के कारक की बात कर लेते हैं। तो वो सभी ऐसी व्यवस्थाएं या वो सभी ऐसे फैक्टर जो हैं जब एक जगह पे मिलके उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो उत्पादन कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो फैक्टर उत्पादन का कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं। और इसमें हम 4 कारकों को पढ़ते हैं जिनकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है और ये एग्जाम की दृष्टि से उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह ये पूछा जाता है लगभग, और किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो खास करके पूछा जाता है। तो पहले हम उत्पादन कारक की बात करें तो पहला है भूमि। ठीक है ना। अब भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और भूमि उत्पादन का पहला कारक है, यानी कि कोई भी उत्पादन प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी। अब भूमि तो एक जनरल टर्म लिया जाता है, सामान्यतः हम हर एक जगह पे भूमि ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर नदी भी यूज होता है, कहीं कहीं पर इसमें मत्स्य भी यूज होता है। ठीक है ना। जो प्रकृति से ये भी रिलेटेड है और प्रकृति से ये भी रिलेटेड है। नदी भी प्रकृति से रिलेटेड है और मत्स्य भी प्रकृति से रिलेटेड है। नदी कैसे आती है कि मान लीजिए आप कोई थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो उत्पादन कहां से आया, यहां से। ये उत्पादन के कारक हो रहे हैं। ठीक है ना। कोयला चाहिए तो वो भी आ रहा है कहां से, प्राकृतिक संसाधन से ये आपका आ रहा है। ठीक है ना। तो इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला तो है भूमि, जनरली सभी यही बताते हैं कि भूमि ही है, और सही भी बात है, ये कहीं पे गलत नहीं है इसमें कि भूमि नहीं है। लेकिन भूमि क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। और हम इसकी तुलना किससे करते हैं, इसकी तुलना हम करते हैं प्राकृतिक संसाधनों में हमारा जैसे नदी शामिल होती है और मत्स्य शामिल होता है, कोयला भी शामिल हो सकता है। ठीक है ना। कोयले से भी उत्पादन का कार्य होता है। हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया कि जैसे हमें थर्मल पावर प्लांट स्थापित करना है तो उसके लिए हमें नदी से जल की आवश्यकता होगी, और कोयला जो है वो थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहला जो उत्पादन का कारक है वो है आपका भूमि, और भूमि में कितने और अन्य उदाहरण शामिल हैं वो हमने आपको बता दिया है। अब हम अगले कारक की ओर चलेंगे कि उत्पादन का अगला कारक कौन सा है। तो गाइस आप इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम अगले कारक की ओर चलते हैं। अगला कारक जो हमारा है वो है श्रम। ठीक है ना। श्रम यानी कि जरूरी तो ये नहीं है कि एक ही कारक से काम चल जाए, यानी कि भूमि है भाई, खाली भूमि पड़ी हुई है, उस पर कोई काम करने वाला नहीं है, तो कैसे वो उत्पादन होगा, कैसे किसी वस्तु का निर्माण होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें श्रम चाहिए, हमें श्रमिक चाहिए। ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। और श्रमिक क्या करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया में, उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देंगे। और श्रमिक का मतलब कई प्रकार के श्रमिक होते हैं, जैसे इंजीनियर भी श्रमिक में ही आ जाएंगे, जो यानी कि एक लेवल तक श्रमिकों को हम काउंट कर सकते हैं। छोटे से लेकर इंजीनियर के लेवल तक हम कर सकते हैं काउंट, क्योंकि ये श्रमिक में आते हैं। ठीक है ना। इनको इसके बदले में
क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है, पारितोषिक मिलता है, सैलरी मिलती है इनकी। ठीक है, अगर हम तीसरे उत्पादन कारक की बात करें तो पहला आपका हो गया भूमि, दूसरा हो गया आपका श्रम, और तीसरा आपका होगा पूंजी। तीसरा आपका कारक कौन सा है, पूंजी। अब पूंजी में क्या है, एक होती है बौद्धिक पूंजी, एक होती है मशीनरी या भौतिक पूंजी, और तीसरी आपकी क्या होती है, वित्तीय पूंजी। ठीक है ना, पूंजी में ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं शामिल हैं। पहले में है बौद्धिक पूंजी, यानी कि आपको किसी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपके पास आइडियाज आने चाहिए। आइडिया जो भी आपका आएगा, आपके विचार जो भी होंगे वो किसमें होंगे, बौद्धिक पूंजी में विचार आपके होने चाहिए। ठीक है ना, या आपकी कोई रचना होनी चाहिए, आपकी कोई कृति होनी चाहिए, जैसे मूवी निर्माण करना, मूवी बनाना, फिल्में बनाना। मशीनरी में क्या है कि आप मशीनों का निर्माण करें। ठीक है ना, जैसे और मशीनों में जैसे किसी उद्योग में लगाने के लिए मान लीजिए कि सिलाई मशीन हो गई। ठीक है ना, जितने भी मशीनें लगती हैं आपकी, या कोई रोबोट से रिलेटेड हो सकता है, तो ये आपकी क्या है, भौतिक पूंजी है। ठीक है ना, और तीसरा क्या है, वित्तीय पूंजी। वित्तीय पूंजी का मतलब है कि आपको अपना पैसा लगाना है, उत्पादन प्रक्रिया में आपको अपना पैसा लगाना है, ताकि उत्पादन के जो अन्य कारक हैं वो एक साथ मिलकर उत्पादन को संचालित कर सकें और वस्तुओं का उत्पाद कर सकें, यानी कि निर्माण कर सकें। ठीक है, अब हम चौथे कारक की बात करेंगे। ठीक है ना, चौथे कारक में हम ये देखते हैं, चौथा कारक जो आपका है वो है उद्यमशीलता का। ये आदमी जो होता है, ये जो उद्यमी होता है, जो किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए इन तीनों को हायर करता है। ठीक है ना, ये रिस्क लेता है, रिस्क लेता है अपने पर, और उसके बाद पूंजी एकत्रित करता है, श्रम एकत्रित करता है और भूमि लेता है, और उसके बाद अपने रिस्क पर उत्पादन प्रक्रिया को शुरू करता है, चाहे उसे फिर लाभ हो या फिर हानि हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये तो हम आपको उत्पादन के 4 कारकों के बारे में बता दिए, और ये वो 4 कारक हैं जो किसी भी उत्पादन कार्य को संचालित करने के लिए, किसी भी वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना उत्पादन प्रक्रिया संभव ही नहीं है। इनमें से कोई एक भी न रहे तो उत्पादन कार्य हो ही नहीं सकता है। सपोज करिए कि आपको जमीन दे दी गई, श्रम न मिला, पूंजी न मिली, उद्यमशीलता न मिली, तब भी आप उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। या फिर आपको मान लीजिए पूंजी दे दी गई, आपके पास पैसा बहुत है, आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, ठीक है, तो आप उस पैसे क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि डर है आपको कि कहीं वो पैसा हम निकाले, किसी बिजनेस में लगाए और डूब गया तो फिर क्या होगा। तो रिस्क लेना सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है ना, फिर अगर हम आपके पास रिस्क नहीं है और पूंजी है तो भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उत्पादन के कारकों में जब तक ये चारों शामिल नहीं होंगे, किसी भी स्थिति में कोई भी उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता है, कोई भी उत्पादन प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकती है, और जरूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। अब हम इन्हें देखेंगे कि जो हमारी भूमि है, जो हमारा श्रम है, पूंजी है, लाभ पूंजी है, उद्यमशीलता है, यानी कि उत्पादन के कारकों को क्या क्या लाभ होता है, ये क्यों इस क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया में क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, इनका उद्देश्य क्या होता है कि मैं जाकर उत्पादन के कारकों में या उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल हो जाऊं। ठीक है ना, तो गाइस इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इन्हें लाभ क्या क्या होता है, क्यों ये उत्पादन के कारकों में शामिल होते हैं। तो भूमि जो है, भूमि को मिलता है लगान या
रेंट। जैसे मान लीजिए कि आपको एक फैक्ट्री लगानी है, उस फैक्ट्री पर आपने सोचा कि जमीन तो हमारे पास है नहीं, आपने उसको रेंट पे ले लिया और रेंट पे लेके वहां पे आपने श्रम को इकट्ठा किया, पूंजी लगाई और उद्यमशीलता आपके पास है, रिस्क लेने की क्षमता आपके पास है, उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया। अब क्या करता है, ये हर महीने आपसे जो भूमि का मालिक है, ठीक है ना, जो बिल्डिंग का मालिक है, वो क्या करता है, आपसे रेंट लेता है, लगान लेता है कि भाई 1 लाख रुपए लो ये बिल्डिंग, 1 लाख रुपए दो ये बिल्डिंग ले लो, जाओ अपना उत्पादन कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रम क्या करता है, श्रम को मिलता है पारितोषिक या मजदूरी, इसे मिलती है मजदूरी, ये यहां पे आता है, उत्पादन कार्य करता है, इसके बदले इसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, जिससे ये अपने जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, अब पूंजी को क्या मिलता है, पूंजी को मिलता है लाभांश या फिर ब्याज। आपने अगर पैसा लगा दिया तो आपको क्या लगेगा, ब्याज मिलेगा उस पर, पैसा लगा दिया आपने तो। और लाभांश कब मिलेगा, जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, आपने मान लीजिए एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी को कहा कि ठीक है ये गाड़ी आपकी फैक्ट्री में माल ढुलाई का काम करेगी, आपने गाड़ी अपनी वहां पे लगा दी, उसके बदले आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा, लाभांश इसलिए लिखा गया है, लाभ का कुछ अंश आपको मिलेगा, जो लाभ होगा उससे कुछ अंश आपको मिलेगा। और सपोज करिए कि ये दो बातें हो गई, पहला कि आपकी जो वित्तीय पूंजी है, वित्तीय पूंजी में आपको ब्याज मिल जा रहा है, दूसरी बात जो आपकी भौतिक पूंजी है, यानी कि जो आपका वाहन है माल ढुलाई वाला, उसके लिए आपको लाभांश मिल जा रहा है। और आपने अगर अपने बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग करके कोई नया विचार दिया है, कोई आइडिया दिया है, तो उसके बदले भी आपको लाभ मिलेगा, उसके बदले आप पेटेंट करवाएंगे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। अब उद्यमशीलता यानी कि जो उद्यमी व्यक्ति होता है उसे मिलता है लाभ, हानि भी कभी कभी हो सकती है, लेकिन हम यहां पे ये जानेंगे कि उसे मिलेगा लाभ, क्योंकि हम एक पॉजिटिव कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। तो उत्पादन की ये जो 4 कारक हैं, इनमें जो हमने आपको बातें बताई हैं कि भूमि को लगान मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, श्रमिक है तभी श्रम करेगा, उसको मजदूरी मिलेगी, पूंजी जो है उसे लाभ या ब्याज मिलेगा, और लाभांश और ब्याज मिलेगा, और उद्यमशीलता जो है, जो उद्यमी व्यक्ति है वो लाभ का हकदार होगा। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे की जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, ये टॉपिक प्रत्येक क्लास में कहीं ना कहीं जुड़ेगा, कारक उत्पादन के हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए ताकि हम क्लास को आगे ले जा सकें। गाइस, अब हम इन्हें इरेज करेंगे और आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र के या अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो अर्थशास्त्र की शाखाओं को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो ये माइक्रो और वो माइक्रो। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अवधारणा दी किसने। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं, जनक वो हैं आपके एडम स्मिथ। हमने कल बताया था कि ये अर्थशास्त्र के भी जनक हैं।
तो एडम स्मिथ जो हैं वो अर्थशास्त्र के भी जनक हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी जनक हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो इसके जनक हैं J.M. कीन्स, यानी कि जॉर्ज मेनार्ड कीन्स। तो गाइस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिंदु है आपके वनडे एग्जाम के लिए। ये दोनों बिंदु जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरओ में भी पूछा जाता है, यहां तक कि कभी कभी पीसीएस में भी इन प्रश्नों का स्थान दे दिया जाता है। अब इनकी पुस्तक कौन थी? एडम स्मिथ की। कल हमने आपको बताया था कि एडम स्मिथ का जब पुस्तक का नाम था वो था द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इनकी पुस्तक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये J.M. कीन्स की पुस्तक का नाम है। याद रखिएगा, अभी इनकी आगे बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नाम आपको कहीं और आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। और एडम स्मिथ जी तो भैया एकदम नरक कर दिए हैं। अगर यही ना होते तो अर्थशास्त्री नहीं होती। आप पढ़ने से फुर्सत पाए होते, हम पढ़ाने से फुर्सत पाए होते। तो स्मिथ महोदय जो हैं, ये इनका योगदान आगे आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम क्लास को आगे ले चलते हैं। ओके गाइस, चलें दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हम इसे जानेंगे, इसे समझेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं। आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं और उन 10 की सबकी अलग अलग इनकम है अपनी अपनी। और आप क्या करते हैं कि केवल आपकी जो इनकम है, केवल आपकी आय, ठीक है ना, केवल आपकी जो आय है उसका अध्ययन अगर हम करेंगे तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करेंगे। ठीक है ना। और जब हम 10 मेंबर का अध्ययन करेंगे, 10 मेंबर की आय का अध्ययन करेंगे, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। ठीक है ना। यानी कि किसी एक इकाई, ठीक है ना, किसी एक इकाई, जैसे कोई फर्म है, कोई एक उद्योग है, ठीक है ना, या व्यक्तिगत आय से संबंधित या व्यक्तिगत आर्थिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन को हम अध्ययन को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कि किसी एक इकाई के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, उससे संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। सपोज कीजिए कि आप एक कक्षा में बैठे हुए हैं और केवल हम आपके बारे में पूछें, ना कि पूरी क्लास के बारे में। ठीक है, केवल हम आपके बारे में पूछें, तो आपके बारे में जो हमें जानकारी मिलेगी, जो हम बातें करेंगे, वो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करेंगे। ठीक है। और अगर हम पूरी क्लास में बैठे हुए बच्चों के बारे में हम उनकी जानकारी लेते हैं, उनकी डिटेल लेते हैं, तो हम वो अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसे शामिल करेंगे। तो ये होता है। अब एक जो ऑथेंटिक डिफिनीशन है उसको हम देख लेते हैं। ऑथेंटिक डिफिनीशन जो है हम आपकी ऑथेंटिक डिफिनीशन ये है कि किसी एक इकाई से
संबंधित आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक मुद्दों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? हम करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो कि एक देश की होगी, ठीक है ना, जैसे भारत की हम जोड़ देते हैं यहां पे, भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक गतिविधियों या मुद्दों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और किसी एक इकाई के बारे में उससे संबंधित मुद्दों की बात करेंगे तो वो होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है गाइस, तो दूसरा बिंदु हम नोट कर लें और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तीसरा बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है किसी न किसी एग्जाम में। तो आप पहले की क्लास कीजिए, उसके बाद दूसरी क्लास कीजिए। तो तीसरा जो बिंदु है, तीसरे बिंदु में व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो बिंदु होगा, चौथा जो बिंदु है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को निर्धारित करने के लिए कीमत का प्रयोग किया जाता है। कीमत यानी कि अगर इसके निर्धारक तत्व की बात किया जाए तो इसका निर्धारक क्या होगा? कीमत होगी। ठीक है। और वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारक तत्व समष्टि अर्थशास्त्र का निर्धारक तत्व जो होगा वो आय और रोजगार है। ओके गाइस, अब हम इसमें लेते हैं पांचवा बिंदु। पांचवा बिंदु ये है कि इसकी जो अप्रोच होती है, इसका जो दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण होता है वो दृष्टिकोण ऊपर से नीचे की ओर होता है। ओके गाइस, ये आपके 5 बिंदु हो गए हैं। आप 2 पहले 3 ये नोट कर लीजिए, तो हम 1-2 बिंदु आगे और आपको बताएंगे इसके बारे में। तो आगे की कक्षा संचालित करने के लिए हमें इसे इरेज करना होगा, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक कौन कौन से हैं? तो हम इसके घटक के बारे में बात करें तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में कोई जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है, जैसे मैं कोई सामान खरीदना चाहता हूं, किसी वस्तु का उपभोग करना चाहता हूं और मेरे पास कुछ सीमित पैसा है, क्योंकि पैसा सीमित ही होता है,
तो मैं किन चीजों को प्रायोरिटी दूं, किन चीजों को ज्यादा प्राथमिकता दूं, ताकि जो हमारी जरूरतें हैं वो जरूरतें भली भांति पूरी हो जाएं। कल हमने आपको बताया ही था कि अर्थशास्त्र जो है वो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ठीक है, तो पहला है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। दूसरे इसके जो घटक हैं, दूसरा जो इसका घटक है वो है उपभोक्ता उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ओके गाइस, और तीसरा जो हमारा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में क्या होता है कि जो उत्पादन का कार्य करता है, ठीक है, जिसने अपने लिए एक फैक्ट्री स्थापित की है ताकि हम उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर सकें, वो इस चीज को एनालाइज करता है कि वो किन वस्तुओं का उत्पादन करे ताकि उसे अधिकतम लाभ हो सके। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत यही है कि कोई भी उत्पादक किन उत्पादों का निर्माण करे, किन वस्तुओं का निर्माण करे, किन सेवाओं का निर्माण करे ताकि उसे अधिकतम लाभ मिल सके। अब तीसरा है हमारा कीमत सिद्धांत। तो गाइस, कीमत सिद्धांत में जो उत्पादक होता है वो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि किन आधारों पर किसी वस्तु का या किसी उत्पाद का या किसी सेवा का हम कीमत निर्धारित कर सकें ताकि लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये तीन आपके घटक हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। नोट कर लीजिए आप इसे। आगे चलते हैं हम गाइस समष्टि अर्थशास्त्र की ओर। इसके जो घटक हैं, ये घटक आगे हम पढ़ेंगे। ये तीन घटक तो यहीं हमने समाप्त कर दिए। इन तीन जो भी इसमें घटक आएंगे इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में, इन्हें हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें आता है जैसे आपका बैंकिंग, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, बजट, राजकोषीय नीति। ठीक है, तो इतने बिंदु हैं। रोजगार। ओके गाइस, तो ये हैं आपके समष्टि अर्थशास्त्र के घटक और ये हैं आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ना कि आज की क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अगर ये हो गया हो तो अब हम आगे चलेंगे। इरेज कर देते हैं। तो अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में, जिसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, उनमें जितने बिंदुओं को हमें लगता था कि आपको बताना चाहिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी था, हमने आपको वो बता दिया है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम कुछ और टॉपिक लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला टॉपिक आपका यही होगा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या हैं, और दूसरा बिंदु जो होगा आपका वो होगा कि विश्व में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में हम भली भांति अध्ययन करेंगे। कल की क्लास आपकी यहीं से, जहां पे समाप्त हुई, यहीं से संचालित होगी। इससे पहले आप पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और पिछली वीडियो के लिए, पिछली क्लास के लिए आपने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके सहपाठी हैं, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, उन सभी के पास इन इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए उनकी मदद कीजिए। लिंक को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकें, और जो हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे रहे हैं, आप उन सारी इंफॉर्मेशन को भली भांति समझ सकें, उनका उपयोग कर सकें, और आने वाले भविष्य में अपनी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से
भली भांति तैयार हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। घर पे रहिए आप, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी आपका घर पे रहना ही उचित है। थैंक यू सो मच।